नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो अदृश्य है लेकिन जिसका असर हम सब महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं विषाणुओं यानी वायरसेस की। हाँ, वायरस ये है क्या बला मतलब क्या इन्हें जिंदा कह सकते हैं या मुर्दा? बिल्कुल, यही सवाल है। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर आइए इनके जवाब ढूंढते हैं। हाँ, ये स्रोत हमें इनकी परिभाषा से लेकर इनकी बनावट, इनके काम करने के तरीके और हाँ, हमारे जीवन पर इनके अच्छे बुरे असर तक काफी कुछ बताते हैं। एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं कह सकते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को खंगालें और समझें कि ये सूक्ष्म कण आखिर हैं क्या, कैसे काम करते हैं और क्यों ये जीव विज्ञान की मतलब सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे बुनियादी सवाल ये विषाणु आखिर होते क्या हैं? स्रोत इन्हें कई तरह से बताते हैं। अति सूक्ष्म, अविकल्प परजीवी, अकोशिकीय। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। इन्हें थोड़ा आसान करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अति सूक्ष्म तो साफ है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे, इतने छोटे कि इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे बहुत शक्तिशाली उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और अविकल परजीवी। ऑब्लिगेट पैरासाइट। हाँ, अविकल परजीवी, इसका मतलब है कि ये परजीवी तो है लेकिन इनके पास कोई और रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। ये तभी सक्रिय हो सकते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जब ये किसी जीवित कोशिका के अंदर हो। जीवित कोशिका मतलब किसी इंसान की, जानवर की, पौधे की या बैक्टीरिया की भी? हाँ, किसी की भी। जब तक ये कोशिका के अंदर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। यानी ये अपने दम पर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई चाबी जो बिना ताले के बिल्कुल बेकार है। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ये चाबी की तरह ही है, जिन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए एक जीवित कोशिका रूपी ताला चाहिए। कोशिका के बाहर ये लगभग कह सकते हैं बेजान होते हैं। और तीसरा शब्द था अकोशिकीय, ए सेल्युलर। जी, अकोशिकीय मतलब इनमें वो चीज ही नहीं होती जिसे हम जीवन की इकाई मानते हैं, यानी कोशिका। इनमें ना कोई कोशिका भित्ति होती है, ना झिल्ली, ना वो जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और ना ही वो छोटे छोटे अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के लिए ऊर्जा बनाते हैं या प्रोटीन बनाते हैं। वो सब कुछ नहीं होता। तो अगर ये कोशिका नहीं है तो फिर हैं क्या? स्रोत इन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। इसका मतलब इसका मतलब है कि इनकी बनावट बेहद बेहद सरल है। इनके अंदर असल में सिर्फ दो मुख्य चीजें होती हैं। एक तो आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जो या तो डीएनए होगा या आरएनए। यही इनका ब्लूप्रिंट है, इनके काम करने का कोड। डीएनए या आरएनए। हाँ। ठीक है। हाँ। और दूसरा, इस जेनेटिक कोड के चारों ओर प्रोटीन का बना एक सुरक्षा कवच, एक खोल, बस इतना ही। सिर्फ जेनेटिक कोड और एक प्रोटीन का खोल? हम्म। सच में बस हाँ। इतनी सी चीज? और शायद इसीलिए ये अपनी ऊर्जा खुद नहीं बना सकते या अपने प्रोटीन नहीं बना सकते। नहीं, कोई मेटाबॉलिक मशीनरी ही नहीं होती, मतलब वो सिस्टम जो जैविक क्रियाओं को चलाता है वो होता ही नहीं। इसीलिए तो इन्हें प्रयोगशाला में किसी पोषक घोल में, मतलब कल्चर मीडियम में उगाया नहीं जा सकता जैसे हम बैक्टीरिया को उगा लेते हैं। ओह। इन्हें पनपने के लिए जिंदा कोशिकाएं ही चाहिए होती हैं, अनिवार्य रूप से। उन्हीं की मशीनरी का ये इस्तेमाल करते हैं। और यही बात तो इन्हें सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है ना? यही वजह है कि इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये परिभाषा की सीमाओं को ही धुंधला कर देते हैं। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मुझे ये जानना है कि इनमें सजीवों वाले गुण कौन से हैं और निर्जीवों वाले कौन से हैं। विस्तार से बताइए। जरूर। देखिए, सजीवों जैसे लक्षणों की बात करें तो सबसे बड़ा लक्षण तो जेनेटिक मटेरियल की मौजूदगी ही है, डीएनए या आरएनए। यही वो ब्लूप्रिंट है जो जीवन की जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। किसी भी जीवित चीज के लिए बुनियादी है। हाँ, ये तो है। और दूसरा, क्या ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रजनन? हाँ, ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जिसे हम एक तरह से प्रजनन जैसा मान सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये काम ये खुद अपनी ऊर्जा या सामग्री से नहीं करते। तो फिर कैसे? ये क्या करते हैं, ये मेजबान कोशिका, होस्ट सेल के सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। सोचिए जैसे कोई हैकर किसी कंप्यूटर को कंट्रोल करके उससे अपने काम करवाता है ना। हाँ हाँ। वैसे ही वायरस कोशिका को मजबूर कर देता है कि वो उसकी कॉपीज बनाए। अरे, तो ये कोशिका का अपहरण कर लेते हैं, तरह से उसे अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हुए सजीवों जैसे लक्षण, जेनेटिक कोड और
संख्या बढ़ाने की क्षमता, भले ही दूसरे की मदद से। अब निर्जीवों जैसे लक्षणों के बारे में क्या? पहला और सबसे जरूरी, जैसा हमने अभी कहा, इनमें कोशिका वाली बनावट बिल्कुल नहीं होती। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम कुछ भी नहीं, जो एक सामान्य कोशिका में होता है। जीवन की जो बेसिक मशीनरी है वही गायब है। और शायद इसीलिए इनमें वो जैविक क्रियाएं भी नहीं होती जो जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे सांस लेना, खाना पचाना या वेस्ट बाहर निकालना। बिल्कुल। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन जैसे कोई भी क्रिया इनमें अपने आप नहीं होती। ये पूरी तरह से मेजबान कोशिका पर निर्भर है। और एक और बहुत ही अनोखी, मतलब लगभग चौंकाने वाली बात जो स्रोतों में बताई गई है, इन्हें शुद्ध करके किसी केमिकल की तरह क्रिस्टल के रूप में बदला जा सकता है। क्रिस्टल? सच में, जैसे नमक या चीनी के क्रिस्टल होते हैं, किसी ऐसी चीज के क्रिस्टल बनाना जो जीवित कोशिका में जाकर सक्रिय हो जाती है, ये तो सच में बहुत अजीब है। ये तो पूरी तरह से निर्जीव चीजों का गुण है। हाँ, ये उन्हें निर्जीव दुनिया के बहुत करीब ले आता है। और जब तक ये क्रिस्टल या कण किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आते, ये पूरी तरह से निष्क्रिय रहते हैं। जैसे मेज पर पड़ी धूल, कोई हरकत नहीं, कोई जीवन का निशान नहीं। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच एक धुंधली सी रेखा पर मौजूद हैं। कमाल है। अच्छा, चलिए अब इनकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपने बताया कि केंद्र में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, और बाहर प्रोटीन का खोल। इस खोल का कोई खास नाम है? हाँ, इस प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड खुद भी छोटी छोटी बार बार दोहराई जाने वाली प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कैप्सोमेयर्स कहते हैं। कैप्सोमेयर्स? हाँ, कैप्सोमेयर्स। आप इन्हें जैसे लेगो ब्रिक्स होते हैं ना, उनकी तरह सोच सकते हैं, जो जुड़ जुड़कर एक मजबूत बाहरी ढांचा बनाते हैं। अच्छा, यानी कैप्सोमेयर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं और कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड सुरक्षित रहता है। तो इस पूरे तैयार वायरस कण को जो इन्फेक्शन फैला सकता है, उसे क्या कहते हैं? इस संपूर्ण संक्रमण फैलाने में सक्षम कण को विरियॉन कहा जाता है। यही वो इकाई है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संक्रमण फैलाती है। और ये विरियॉन अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। स्रोतों के अनुसार इनका आकार 10 से 500 मिलीमाइक्रोन यानी नैनोमीटर तक हो सकता है। 500 नैनोमीटर भी कितना छोटा होता है। मतलब एक इंसान के बाल की मोटाई से भी सैकड़ों गुना कम। ये वाकई में सूक्ष्म है। और आपने बताया था कि इनकी बनावट में लगभग 6% न्यूक्लिक एसिड और 94% प्रोटीन होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये अनुपात हमें बताता है कि वायरस का ज्यादातर हिस्सा उसके जेनेटिक कोड की सुरक्षा और उसे अगली कोशिका तक पहुंचाने के लिए ही बना है। प्रोटीन का खोल यानी कैप्सिड बहुत मजबूत होता है और जेनेटिक पदार्थ को बाहरी खतरों से बचाता है। क्योंकि इसमें अपनी कोई जटिल मशीनरी नहीं होती, इसलिए जेनेटिक पदार्थ का हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम होता है। सारा जोर डिलीवरी और सुरक्षा पर है। समझ गया। अच्छा, क्या सभी वायरसों की बनावट ऐसी ही होती है या कुछ फर्क भी होता है? स्रोत में किसी पूंछ जैसी संरचना का भी जिक्र था। हाँ, बनावट में विविधता होती है बिल्कुल। कई वायरस गोल होते हैं या बहुफलकीय होते हैं। लेकिन कुछ, खासकर वो जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफाज, हाँ। उनकी बनावट और भी जटिल होती है। उनमें ये प्रोटीन कैप्सिड, जिसे सिर कहते हैं, जहाँ डीएनए या आरएनए होता है, उसके साथ एक ट्यूब जैसी पूंछ और नीचे पैर जैसे टेल फाइबर्स भी जुड़े होते हैं। अरे वाह, ये तो किसी लैंडिंग क्राफ्ट जैसा लग रहा है। ये पूंछ और पैर शायद बैक्टीरिया की सतह पर चिपकने और अपना जेनेटिक पदार्थ अंदर भेजने में मदद करते होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। ये पूंछ एक तरह से इंजेक्शन सिरिंज की तरह काम करती है। ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में छेद करके वायरस का जेनेटिक पदार्थ अंदर डाल देती है। वाह, इनकी बनावट इनके काम के हिसाब से कितनी सटीक है। कमाल है। अच्छा, अब जब हम बनावट समझ गए हैं, तो क्या वायरस के प्रकार भी होते हैं? मतलब अलग अलग तरह के, या सभी एक जैसे ही होते हैं? नहीं, इनमें काफी विविधता होती है। स्रोतों में इन्हें मुख्य रूप से इस आधार पर बांटा गया है कि वे किसे संक्रमित करते हैं और उनमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या आरएनए पाया जाता है। 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है पादप विषाणु, प्लांट वायरस। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये पौधों को अपना निशाना बनाते हैं। इनमें खास बात यह है कि इनका जेनेटिक मटेरियल आमतौर पर आरएनए होता है। पौधों में वायरस? हाँ, मैंने सुना है फसलों में बीमारियां हो जाती हैं इनसे। स्रोत में कोई उदाहरण दिया है इसका? हाँ, एक बहुत मशहूर उदाहरण है टोबैको मोज़ेक वायरस।
यानी TMV। ये पहला वायरस था जिसे खोजा गया था और क्रिस्टल रूप में भी प्राप्त किया गया था। इसी से वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान की शुरुआत हुई थी। ये तंबाकू के पत्तों पर चितकबरे धब्बे बना देता है। अच्छा, TMV। और कोई? दूसरा उदाहरण येलो मोज़ैक वायरस का है, जो कई दालों और सब्जियों की फसलों में पीलापन और बौनापन लाकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, तो ये थे पौधों के वायरस। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है जंतु विषाणु, एनिमल वायरस। ये हम इंसानों समेत सभी तरह के जंतुओं को संक्रमित करते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है और RNA भी। बहुत सी बीमारियां जिनसे हम सब वाकिफ हैं, इन्हीं की वजह से होती हैं। स्रोतों के अनुसार ये अक्सर आकार में गोल होते हैं, पर दूसरे आकार भी मुमकिन है। इसके उदाहरण तुम रोज ही सुनते होंगे, जैसे सर्दी जुकाम वाला वायरस या फ्लू वाला। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा वायरस जिससे फ्लू होता है, राइनो वायरस जो आम जुकाम का कारण है, मम्प्स वायरस जिससे गलसुआ होता है, हर्पीज वायरस, HIV, ये सब जंतु विषाणुओं की श्रेणी में ही आते हैं। इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, वो तो है। और तीसरा प्रकार, वो मुझे सबसे अनोखा लग रहा था, बैक्टीरियोफेज। हाँ, बैक्टीरियोफेज। इसका मतलब ही है बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरिया ईटर। ये वो खास वायरस हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीवाणु यानी बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं। सोचिए, बैक्टीरिया जो खुद इतने सूक्ष्म हैं, उनके भी अपने वायरस होते हैं। ये तो कमाल है। और इनमें जेनेटिक मटेरियल आमतौर पर DNA होता है। प्रचलित में मतलब हर स्तर पर शिकारी और शिकार मौजूद है। क्या इसका कोई खास उदाहरण दिया है स्रोत में? स्रोत में टी फेज का जिक्र है, जो ई कोलाई जैसे आम बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, इनकी बनावट बहुत खास होती है। एक सिर जिसमें DNA होता है और एक जटिल पूंछ वाला सिस्टम जो बैक्टीरिया की दीवार से जुड़कर DNA को अंदर इंजेक्ट करता है। ये बैक्टीरियोफेज तो बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है इनकी कहानी यही खत्म नहीं होती होगी। शायद इनका कोई इस्तेमाल भी हो सकता है। खैर, उस पर बाद में आते हैं। पहले उस पहलू पर बात करते हैं जिससे वायरस सबसे ज्यादा बदनाम है, बीमारियां। हाँ, ये सच है कि वायरस कई गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। स्रोत खास तौर पर पशुओं में होने वाले कुछ रोगों के उदाहरण देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, पूरी लिस्ट नहीं है। ठीक है, गायों में कौन से रोग बताए गए हैं? गायों में चेचक या काउपॉक्स, जिसका वायरस एडवर्ड जेनर के चेचक टीके के विकास में भी काम आया था। ब्लू टंग, जिसमें जीभ नीली पड़ जाती है। हर्पीस, रिंडरपेस्ट, जो एक बहुत घातक महामारी थी, लेकिन खुशी की बात है कि अब दुनिया से खत्म हो चुकी है। और मुंह पका खुरपका रोग, FMD, जो पशुधन के लिए बहुत संक्रामक और आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। FMD? हाँ, ये तो सुना है। भैंसों में भी इनमें से कुछ होते हैं? हाँ, भैंसों में भी चेचक, रिंडरपेस्ट पहले होता था और FMD का उल्लेख है। इसके अलावा चौपायों यानी मवेशियों में एक प्रकार के बुखार का जिक्र है जो रैप्डोविरिडे परिवार के वायरस से होता है। स्रोत में शायद उसका कोई खास नाम लिखा है। और कुत्तों का भी जिक्र है, एक जानी पहचानी और बहुत खतरनाक बीमारी। कुत्तों में स्ट्रीट वायरस, जो रेबीज वायरस का ही एक प्रकार है, उससे होने वाला रेबीज रोग। ये वायरस संक्रमित जानवर के काटने से या लार से फैलता है और सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो ये लगभग हमेशा जानलेवा होता है। ये सब बीमारियां सुनकर तो वाकई लगता है कि वायरस सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। पर क्या इनका कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है? मतलब क्या ये हमारे किसी काम भी आ सकते हैं? अक्सर हम इन्हें सिर्फ दुश्मनी समझते हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब हाँ है। ये जानना जरूरी है कि हर वायरस हानिकारक नहीं होता और कुछ के तो मतलब अप्रत्याशित फायदे भी हो सकते हैं। स्रोत हमें इसके 2 दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अच्छा, ये तो सुनना पड़ेगा। पहला क्या है? पहला है साइनोफेज। ये वो वायरस है जो खास तौर पर नील हरित शैवाल, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उनको संक्रमित करते हैं। नील हरित शैवाल? अरे हाँ, ये तो वही हैं जो कभी-कभी तालाबों, झीलों में बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। पानी एकदम हरा हो जाता है। उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं, है ना? और ये पानी को ख़राब भी कर देते हैं, ऑक्सीजन कम कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। तो क्या साइनोफेज? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। जब ये शैवाल बेकाबू होकर पानी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो साइनोफेज एक तरह से प्राकृतिक नियंत्रण का काम कर सकते हैं। ये इन शैवालों को इन्फेक्ट करके उनकी आबादी को कम करते हैं, जिससे पानी की क्वालिटी सुधारने में मदद मिल सकती है। ये प्रकृति का अपना तरीका है संतुलन बनाने का। अरे वाह, ये तो वाकई उपयोगी है।
प्रकृति के पास अपनी समस्याओं के समाधान भी मौजूद होते हैं। और दूसरा उदाहरण, क्या वो बैक्टीरियोफेज से जुड़ा है? हाँ, दूसरा और शायद और भी ज्यादा संभावनाओं से भरा उदाहरण बैक्टीरियोफेज का है। वो वायरस जो बैक्टीरिया को मारते हैं। इनका सबसे सीधा उपयोग तो यही हो सकता है कि ये उन बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं जो हमें बीमार करते हैं। मतलब एंटीबायोटिक्स की जगह वायरस का इस्तेमाल? बिल्कुल। इस आइडिया को फेज थेरेपी कहते हैं। ये कोई नया आइडिया नहीं है। एंटीबायोटिक्स की खोज से पहले इस पर काफी काम हुआ था। लेकिन अब जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब दवाइयों का असर कम होना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, हाँ, वो तो है। तो फेज थेरेपी में फिर से दुनिया की रुचि जागी है। बैक्टीरियोफेज बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वो आमतौर पर सिर्फ एक खास किस्म के बैक्टीरिया पर ही हमला करते हैं। इसका फायदा ये है कि शरीर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता, जैसा कि कई एंटीबायोटिक्स के साथ होता है। ये तो क्रांति ला सकता है। और स्रोत में वो पानी को सड़ने से बचाने वाली बात भी थी। हाँ, पानी में जो बैक्टीरिया सड़न पैदा करते हैं या उसे गंदा करते हैं, बैक्टीरियोफेज उन्हें मारकर पानी को कुदरती तौर पर साफ रखने में मदद करते हैं। और इसी से जुड़ा वो प्रसिद्ध उदाहरण है जिसके बारे में स्रोत बताते हैं। गंगा नदी वाला। जी हाँ, ये सदियों से माना जाता रहा है कि गंगा नदी का पानी लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और वैज्ञानिक अध्ययनों ने इसका एक संभावित कारण ये पाया है कि गंगा के पानी में, खासकर ऊपरी हिस्सों में, बैक्टीरियोफेज की बहुत अधिक संख्या और विविधता पाई जाती है। अच्छा। ये फेज लगातार पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते रहते हैं। और यही गंगा की स्वतः शुद्धिकरण क्षमता मतलब सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो अद्भुत है। वही बैक्टीरियोफेज जिनका इस्तेमाल हम शायद भविष्य में सुपर बग से लड़ने के लिए करेंगे, वही गंगा को सदियों से साफ रखने में भी मदद कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये वायरस कितने विविध और शक्तिशाली हैं। निश्चित रूप से। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीव विज्ञान में चीजें शायद ही कभी पूरी तरह अच्छी या बुरी होती हैं। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपना एक संदर्भ है। वायरसों की दुनिया वाकई जटिलताओं और विरोधाभासों से भरी है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने इन स्रोतों के आधार पर देखा कि वायरस क्या है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने बहुत ही छोटे कण जो सजीव और निर्जीव के बीच की रेखा पर खड़े हैं। हाँ, उनमें जेनेटिक पदार्थ होता है। वे मेजबान कोशिका में अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनमें अपनी कोशिका संरचना या मेटाबॉलिज्म नहीं होता और उन्हें क्रिस्टल भी बनाया जा सकता है। हमने उनकी संरचना देखी, एक जेनेटिक कोर, डीएनए या आरएनए, और एक प्रोटीन कैप्सिड जो मिलकर विरियॉन बनाते हैं। और उनके प्रकार भी जाने। पौधों को संक्रमित करने वाले पादप विषाणु जो अक्सर आरएनए वाले होते हैं, जंतुओं और इंसानों को निशाना बनाने वाले जंतु विषाणु जिनमें डीएनए या आरएनए हो सकता है, और बैक्टीरिया के शिकारी बैक्टीरियोफेज जो अक्सर डीएनए वाले और जटिल बनावट वाले होते हैं। और हमने ये भी समझा कि जहां एक और वायरस कई खतरनाक बीमारियों जैसे एफएमडी, रेबीज के कारण हैं, वहीं दूसरी ओर उनके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। साइनोफेज शैवाल नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज न केवल फेज थेरेपी जैसी नई उम्मीदें जगाते हैं, बल्कि गंगा जैसी नदियों की प्राकृतिक स्वच्छता में भी योगदान देते हैं। ये पूरी तस्वीर हमें दिखाती है कि ये सरल दिखने वाले कण असल में कितने जटिल हैं, कितने प्रभावशाली हैं और जीव विज्ञान की हमारी समझ के लिए कितने केंद्रीय हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, ये कण जो तकनीकी रूप से जीवित भी नहीं माने जाते, जिनमें जीवन की अपनी कोई चिंगारी नहीं है, वे हमारी इस जीवित दुनिया पर इतना गहरा असर डालते हैं, विनाश भी ला सकते हैं और संतुलन भी बना सकते हैं। क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करते कि जीवन की परिभाषा वास्तव में है क्या? क्या ये सीमाएं उतनी स्पष्ट हैं जितना हम सोचते हैं? इस पर विचार कीजिएगा।